Good evening, dear students. Today we will discuss the salient features of the Constitution of Canada. सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग कनाडा के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। बेसिकली कल जब हम लोगों ने इसका कॉन्स्टिट्यूशनल और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को देखा था, उसी समय कुछ बातें स्पष्ट हो गई थी कि ये एक फेडरल स्टेट है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। साथ ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सिस्टम के आधार पर जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल वेस्टमिनिस्ट्रियल मॉडल है, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, ना कि सेपरेट होते हैं, उस फॉर्म से ये काम करती है। और इस बेसिस पर काम करने की वजह से यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का फीचर होता है दैट द एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इस फैक्टर को यहाँ भी कंसिडरेशन में रखा गया है। और इसी चीज़ को कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस प्रॉपरली फॉलो किए जाए, वो इसके लिए क्या किया गया है कि स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी प्रोवाइड की गई है कि जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस हो। क्योंकि अगर जुडिशियरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होगा, अगर किसी यूनिट के कंपोनेंट या स्टेट को किसी मैटर को लेकर क्लैश होता है सेंट्रल लेवल में फेडरल गवर्नमेंट के साथ, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन में जुडिशरी ही मेजर रोल प्ले कर सकता है। और इसीलिए जो कनाडा का जो कॉम्पोजिशन है, जिसमें कि 10 प्रोविंसेस है, 3 टेरिटरीज़ है, एक फेडरल गवर्नमेंट है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो 1867 के बीएनए एक्ट से लेके 1982 के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट तक का जो उसमें चेंजेस आए, मॉडिफिकेशंस आए, उन सबके जो कॉम्बिनेशन को हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानेंगे। और उसमें बेसिकली किया ये गया है कि जिससे कि कनाडा के लोगों के जो राइट्स है, फ्रीडम है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये नया कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस ऐसे हो जो कि कनाडा की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी को बनाए रखे और इससे वो कहीं ना कहीं अपना एक सुप्रीमेसी को वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में एज ए सॉवरेन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट की पोजीशन को वो बनाए रख सकता है। तो जो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम डीपली देखें तो बेसिकली जो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी तरह से कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन भी पार्शली रिटन है और पार्शली अनरिटन है। क्योंकि यूनाइटेड किंगडम का जैसे हम लोग अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, लेकिन साथ ही वहाँ पर जुडिशियल डिसीशंस है, कुछ कन्वेंशंस है, चार्टर्स हैं, ये स्टैट्यूट्स है, ये सब रिटन फॉर्म में होते हैं जो कि गवर्नेंस कैसे चलेगा इसके लिए गाइडलाइंस देते हैं। तो सिमिलरली ऐसा ही प्रोविज़न कनाडा में किया गया कि उसमें कुछ तो प्रावधान संविधान के लिखित है और आंशिक रूप से वो अलिखित है। जो रिटन पोर्शन है उसमें क्या है कि क्या कैनेडियन और ब्रिटिश स्टैट्यूट्स, कई ब्रिटिश और कैनेडियन स्टैट्यूट्स को जो अभी समय है उनका उसमें कलेक्शन किया गया है। कानूनी जो निर्णय है, न्यायिक निर्णयों का वो कलेक्शन है। और इसमें ऑर्डर इन काउंसिल्स भी है, जो प्रमुख निर्देश परिषदों के माध्यम से प्रदान किए गए हैं अलग अलग समय पर, उनका भी समुच्चय है। और ये सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा का निर्माण करते हैं, जो औपचारिक रूप से बनकर आती है। क्योंकि वो जो डेवलपमेंट है फ्रॉम 1867 टू 1982 और उसके बाद भी जो मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट्स होते रहे हैं, उन सब के कलेक्शन को मिलाकर ही वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन अस्तित्व में आया है। और जो दो बहुत इम्पॉर्टेंट जो रिटन इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ के, एक तो आप 1867 का बीएनए एक्ट, जो कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के नाम से जाना जाता है, संवैधानिक अधिनियम 1867 का, और दूसरा संवैधानिक अधिनियम 1982 का। जो 1867 का संवैधानिक अधिनियम है, जो पहले बीएनए एक्ट के नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, उसमें वो प्रावधान है जिससे कि संवैधानिक जो अंग है उनके बारे में प्रॉपर किस प्रकार उनका ऑर्गेनाइजेशन होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसा सेटअप होगा, इसके बारे में चर्चा की गई है। जिसमें एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका,
लेजिस्लेचर व्यवस्थापिका, जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियों को संघीय फेडरल लेवल पर और प्रोविंशियल लेवल पर किस प्रकार से वो वर्क करेंगे, कैसे स्ट्रक्चर होगा सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का, इनको प्रॉपरली डिफाइन किया गया है। साथ ही जो 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, यानी 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट जो फेडरल स्ट्रक्चर में होता है, एक सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर, इन दोनों के बीच में शक्तियों का कैसे वितरण होगा, इसका भी प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ 1867। और अब जो नया जो एक्ट है, यानी जो 1982 का कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, इसमें कैनेडियंस के लिए चार्टर ऑफ राइट्स और फ्रीडम को सम्मिलित किया गया है। क्योंकि अगर हम यूनाइटेड किंगडम के लीगेसी को यहाँ फॉलो किया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम में तो इस तरह से रिटर्न फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं नहीं, लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिसेस, कन्वेंशन और वहाँ का रिचुअल्स, कल्चर और ट्रेडिशंस इतने स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ ज़रूरत नहीं है अलग से रिटर्न फॉर्म में होने की, वो इन प्रैक्टिस वहाँ फॉलो किए जाते हैं। लेकिन बाकी कंट्रीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो स्पेसिफाई कर दिया जाए। तो इसीलिए इसमें स्पेसिफिकली जिन इश्यूज़ को लेकर, जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था क्यूबेक और रेस्ट ऑफ द कनाडा के बीच में क्लैश था, तो उन इश्यूज़ को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सके, इसी की कोशिश 1982 के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के माध्यम से की गई, जिसमें लोगों के नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का प्रॉपरली उल्लेख किया गया, कैसी संशोधन की प्रक्रिया संविधान में होगी उसको स्पेसिफाई किया गया, और एबोरिजिनल्स यानी कनाडा के मूल निवासियों के क्या अधिकार होंगे उनको स्पेसिफाई किया गया, उनको मान्यता प्रदान किया गया और उसके लिए विशेष प्रावधान बनाए गए। और साथ ही यहाँ पर ये भी व्यवस्था की गई कि ज़्यादातर, सभी को तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रावधान जो कि फॉर्मल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, यानी औपचारिक जो लिखित संविधान के पार्ट है, उनको तभी अमेंड किया जा सकता है जब अमेंडमेंट संशोधन के लिए एक स्पेशल फार्मूला, जो अमेंडिंग फार्मूला एडॉप्ट किया गया है 82 के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के थ्रू, उस विशेष संशोधन फार्मूला को फॉलो किया जाएगा, तभी उनमें संशोधन हो सकता है। और इसके लिए आवश्यक क्या है कि जितनी भी संघीय संस्थाएं हैं, जितनी भी संघीय सत्ताएं हैं, उन सबका अप्रूवल होना चाहिए। और कुछ मामलों में, कुछ केसेस में ए नंबर ऑफ प्रोविंसेस यानी राज्यों की भी जो ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें अमेंडमेंट होने जा रहा है, जिसका इफेक्ट स्टेट्स पर, यूनिट्स पर पड़ सकता है, उसमें राज्यों की सहमति भी होनी चाहिए। तो इस तरह से जैसे हम आपके कंट्री में भी यही तरह का प्रोविज़न है कि कुछ प्रोविज़न्स को जनरली अमेंड हो सकता है, कुछ है जिसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और कुछ प्रोविज़न्स ऐसे हैं जिसमें हाफ ऑफ द स्टेट का एफर्मेशन चाहिए। तो इसी तरह की प्रैक्टिस को कनाडा में भी अडॉप्ट किया गया है। साथ ही वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन को, मतलब ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, मतलब संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं, सारे स्टेट एपरेटस, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर संविधान के प्रावधानों के अनुकूल कार्य कर रहे हैं कि नहीं, इसकी देख रेख के लिए जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है। और ये प्रावधान कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट के प्रोविज़न से प्रभावित है, क्योंकि यूके में अगर हम देखें तो वहाँ तो जुडिशियरी का बाद में डेवलप होती, 2008-9 में जाके उसका डेवलपमेंट होता है। उससे पहले तो वहाँ सिस्टम दूसरे तरह का था और वहाँ पे कोई हम बहुत स्ट्रॉन्ग जुडिशियरी नहीं देखते हैं, वहाँ सीनेट को ही पहले सारे पावर्स मिले हुए थे। तो अब जो ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में है, सीनेट नहीं, यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स को जो सारे पावर्स दिए गए थे, जिसमें लॉर्ड चांसलर पियर लॉलॉट के साथ मिलकर डिसीजन लेते थे, और बाद में 2008 में वर्क स्टार्ट होता है और 2008 में जाकर वहाँ पर अलग से सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम इस्टेब्लिश होता है। तो सुप्रीम यूके के मॉडल को तो फॉलो किया गया है यहाँ पे, लेकिन जुडिशरी के मैटर में इन लोगों ने जुडिशियल रिव्यू का जो इशू है वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रैक्टिस को फॉलो इसमें किया गया है, ताकि जुडिशियल रिव्यू की प्रैक्टिस को रखा जाए। और ये रखा गया है कि यहाँ पे जुरिडिक्शन को
ऑर्डिनरी कोर्ट के अंतर्गत रखा गया। ये नहीं कि संविधान का कोई एक छोटा सा मामला हो, उन सबके लिए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, एक विशेष संवैधानिक कोर्ट का प्रावधान किया जाए, बस उसी के पास सारी शक्तियां हो कि वो तय करे कि कोई मामला संविधान के प्रावधानों के अनुकूल है कि नहीं। उसके लिए सामान्य कोर्ट भी तत्संबंधी क्षेत्राधिकार में दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। कानूनों की जांच करने की शक्ति सामान्य न्यायालयों को भी प्रदान की गई है। अब हम लोग इसके जो स्पेसिफिक साइलेंट फीचर्स हैं उसको देखेंगे। जो अनरिटन जितने पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के, जितने भी अलिखित प्रावधान है, उसमें जो कॉमन लॉ रूल्स है, सामान्य कानून, जो एक देश के सामान्य कानून नियम होते हैं, उनका उसमें समाहित किया गया है। और साथ ही कन्वेंशंस, जो परिसमय है, जो अभिसमय है, जो एक प्रैक्टिसेस हैं, एक लंबे समय तक सोसाइटी में चली, फिर धीरे धीरे उसको लीगलाइज करके मान्यता प्रदान की गई, तो कन्वेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इसमें सम्मिलित किया गया है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस है, यानी संवैधानिक जो अभिसमय है, ये क्या है? ये बेसिकली रूल्स ऑफ कंडक्ट है। ये व्यवहार के कुछ नियम है जो कि राजनीतिक कार्यकर्ता, यानी जितने भी पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट है, इन सब के, गवर्नर जनरल से लेकर प्राइम मिनिस्टर से लेकर सबके ऊपर बाइंडिंग होगा। और ये जो है बट विल नॉट बी जुडिशली सैंक्शन बाय कोर्ट, यानी ये एक मॉरल बाउंडेशन उनके ऊपर रखता है कि कानून द्वारा इनको मान्यता प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन एक न्यायिक मतलब इनके ऊपर एक मॉरल बाउंडेशन कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस का बना हुआ है। साथ ही जो व्यवस्था जो अपीयर होती है, वो एक ऐसा मॉडल उभर कर प्रैक्टिस में आती है जो कि एक तरह से पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, यानी राजनीतिक दायित्व तैयार करती हैं इन पॉलिटिकल एक्टर्स का, यानी जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी ऑफिस होल्डर्स हैं, कि उनका एक राजनीतिक दायित्व सौंपती है कि वो इस अलिखित प्रावधानों के प्रति अपना सम्मान जताएं, इनके नियमों का पालन करते हुए कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस को, जो ट्रेडिशंस है, उसको फॉलो करते हुए अपने कार्यों का निष्पादन करें। कनाडा में जैसा कि यूनाइटेड किंगडम में व्यवस्था है कि कुछ जो अधिक जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स हैं, यानी मूलभूत जो संवैधानिक नियम है, जिसको कि कह सकते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एक उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए, वो सब कन्वेंशन के आधार पर गठित किए गए हैं। वो सब परिसमय पर आधारित है, जैसा कि यूनाइटेड किंगडम में व्यवस्था है। और उनके लिए न्यायिक कानून नियम नहीं बनाए गए हैं, लीगल रूल्स उसके लिए फ्रेम नहीं किया गया है। यहाँ भी वो यूनाइटेड किंगडम की लीगेसी को यहाँ पर फॉलो किया गया है। और कनाडा का जो सिस्टम गवर्नमेंट का है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय प्रजातंत्र है, और ये ब्रिटिश मॉडल पर आधारित व्यवस्था है। संसदीय प्रजातंत्र यानी वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा टुवर्ड्स लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग, सशक्त रूप से हमें डिवीज़न भेद देखने को नहीं मिलता है। और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को कई मामलों में तो एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। और जो कैबिनेट के जो सदस्य हैं, वो जनरली होते क्या हैं कि वे इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली से ही होते हैं। उनका जो चयन होता है, निर्वाचन होता है, वो विधानसभा से ही वो निर्वाचित होकर जाते हैं, यानी लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स ही वहाँ पे एग्जीक्यूटिव में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और साथ ही यहाँ ये भी प्रोविज़न है कि कुछ स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ भी प्रोवाइड की गई है जुडिशियल इंडिपेंडेंस की, यानी अगर कहीं पर गत्यवरोध उत्पन्न होता है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बीच, तो वहाँ पे जुडिशियरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता रहेगी, तो वो संवैधानिक प्रावधानों का उचित रूप से पालन हो रहा है कि नहीं, उस चीज़ की देखरेख करेगा। फिर जो नेक्स्ट उसका इम्पॉर्टेंट फीचर है कि वो डेमोक्रेसी काम करती है। डेमोक्रेसी आप समझ रहे हैं कि जो पीपल है वो खुद अपना गवर्नमेंट फॉर्मेशन में उनका रोल प्ले होता है। वो गवर्नमेंट अपने खुद उनका निर्वाचित सरकार का चयन करते हैं। फेडरेशन है तो सारे स्टेट्स का 2 स्टेट सेट्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क करती है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का प्रोविज़न है। इसके बारे में हम लोग कल ही डिस्कस कर चुके थे कि थियोरेटिकली फॉर्मली हम क्वीन को मानते हैं कि वो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का रोल प्ले करती है, लेकिन एक्चुअल में उनकी जगह गवर्नर जनरल वहाँ
वर्क करते हैं वो भी नॉमिनल हेड की तरह काम करते हैं, और इन रियल प्रैक्टिस प्राइम मिनिस्टर ही सारे एक्टिविटीज़ को रन करता है। और रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल, विधि के शासन के कानून पर भी ये आधारित होते हैं। और साथ ही जो ये न्यायालय की स्वतंत्रता है, इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति सम्मान का फैक्टर को सबसे ज़्यादा महत्व देने पर बल दिया गया है। साथ ही ये जो सिद्धांत है ये सिर्फ नेशनल लेवल पर ही अप्लाई नहीं किए गए हैं, जो प्रोविंशियल पॉलिटिकल सिस्टम है, प्रांतीय स्तर की राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें भी इन सिद्धांतों को अपनाया गया है। और जितने भी मूलभूत सिद्धांत हैं उनको संविधान के प्रावधानों में व्याख्यायित किया गया है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये माना गया है कि जो कोर्ट है, जितने भी न्यायालय है, वो संवैधानिक ढांचे के अंतर्निहित भाग है। तो अगर किसी प्रावधान को लेके संशय उत्पन्न होगा तो न्यायिक व्याख्या को उसमें सर्वोपरि माना जाएगा। और साथ ही जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी की प्रैक्टिसेस को उस तरह से फॉलो नहीं किया जाता है। प्रतिनिधियात्मक सरकार है कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, और प्रतिनिधि फाइनली जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, यानी आपके जो गवर्नमेंट के हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनको चयन करती है। रेफरेंडम का प्रैक्टिस तो हुआ है, वहाँ पर कुछ मामलों में रेफरेंडम जनमत संग्रह का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये इनिशिएटिव कौन लेता है इसके लिए? या तो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेती है, या तो संघीय सरकार या प्रांतीय सरकार इसके लिए अपनी तरफ से प्रयास करती है। जनता की तरफ से कोई इस प्रकार का इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है। और जनरली जो रेफरेंडम का जो भी रिज़ल्ट होता है वो बस परामर्शदात्री होता है, उसके रिज़ल्ट कभी भी सरकार पर या विधायिका पर बाध्यकारी नहीं होते हैं, लीगली मैंडेटरी बाइंडिंग नहीं होता है, कानूनी रूप से बाध्य उन रेफरेंडम के रिज़ल्ट के आधार पर उन्हें नहीं किया जा सकता है। और जो संविधान के संशोधन का जो फॉर्मूला है उसके लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है कि रेफरेंडम कराया जाए, जनमत संग्रह आवश्यक नहीं है, बल्कि यहाँ तो एक ऐसा है कि प्रोविज़न रखा गया है रेफरेंडम का, लेकिन प्रोविज़न को उस तरह से हार्ड एंड फास्ट भी नहीं किया गया है, उसको लचीला रखा गया है, फ्लेक्सिबल रखा गया है, ताकि आवश्यकता के अनुसार उसमें चेंजेस किए जा सके। इसीलिए वो प्रोहिबिट भी नहीं करता है, मतलब रोकता भी नहीं है कि लोगों से कंसल्ट करके संविधान में चेंजेस किए जाए, और दूसरी तरफ ये आवश्यक भी नहीं बनाता है कि संविधान में संशोधन के लिए, फॉर्मूले के लिए जनमत संग्रह होना ही चाहिए। इसको ना मैंडेटरी करता है और ना इसको डिस्कार्ड करता है। इसी का एक एग्जांपल है जो 1992 में, जो कि कल भी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का जो प्रोजेक्ट कोशिश की गई थी संवैधानिक सुधार का, जिसको चार्लोटे टाउन एग्रीमेंट का नाम दिया गया, इसको रेफरेंडम के लिए रखा गया, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसकी ये सरकार के लिए ये बाध्यकारी नहीं है कि उसके निर्णय के अकॉर्डिंग वो वर्क करे। सॉरी। तो कुल मिलाकर हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है 1867 का, उसका जो प्रियम्बल है, यानी उसकी जो प्रस्तावना है, वो वहाँ कर कनाडा के फेडरल कैरेक्टर, जो वहाँ की संघीय ढांचा है, इसको स्पष्ट रूप से व्याख्यायित करती है। और ये स्पष्ट कर देती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी सिद्धांत होंगे वो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के सिद्धांतों के लग बराबर होंगे, उन्हीं सिद्धांतों, उन्हीं लीगेसी को फॉलो इसमें किया जाएगा। तो इस तरह से ये जो वर्डिंग है, ये कहीं ना कहीं इसका प्रयोग किया गया जस्टिफाई करने के लिए। जब कोर्ट्स ने ये बात कहा, कोर्ट ने अपनी तरफ से ये स्पेसिफाई करने की कोशिश की कि जितना भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है, संविधान के जितने भी सिद्धांत है, उसमें ये अंतर्निहित होता है कि अगर आवश्यकता पड़े तो जो लिखित संविधान में की व्याख्या में कहीं कोई संशय उत्पन्न होता है तो व्याख्या करने की शक्ति कोर्ट के पास होती है, या कोई अगर कमी रह गई है, कुछ गैप रह गया, उसको फुलफ़िल करने की शक्ति कोर्ट के पास होती है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये जो लाइन है कि हमारे यहाँ जो प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो किया जाएगा, इसको यूटिलाइज़ किया कोर्ट ने कि ठीक है, जहाँ भी संशय उत्पन्न होगा तो हम वहाँ पर
इंटरप्रेट करने का काम करेंगे। अदरवाइज हम लोग यूनाइटेड किंगडम के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही अपने यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को फॉर्मुलेट किया जाएगा। तो जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1982 का, वो काफ़ी संक्षिप्त है और वहाँ पे स्पष्ट रूप से ये क्लियर कर दिया गया है कि कनाडा के जो आधारभूत सिद्धांत है जिसके आधार पर उसका संगठन किया गया है, वो ईश्वर की सर्वोच्चता को और विधि के शासन को मान्यता देती है। अब जब इसको प्रियम्बल में ईश्वर की सर्वोच्चता की बात कही गई तो कोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि जो उसका सेक्युलर पर्सपेक्टिव है वो स्पष्ट करे। तो इसलिए कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसी से सम अप कर सकते हैं कि कोर्ट वहाँ मेजर रोल प्ले कर रहा है, भले वो लीगेसी में ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि गॉड के रेफरेंस की बात ठीक है, वो इम्पोर्टेंस दी जाएगी, लेकिन इसका इस मामले में कहीं भी महत्व नहीं होगा जहाँ पे लोगों की अंतचेतना एवं धार्मिक स्वतंत्रता की बात होगी, क्योंकि लोगों की अंतचेतना एवं के अनुसार किसी भी धर्म को मानने या धार्मिक स्वतंत्रता की मान्यता कनाडा में चार्टर के अंतर्गत प्रदान किया गया है लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को, तो उसको संरक्षण करना उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दायित्व है। तो इस तरह से जो पूरे कनाडा के इसमें व्यवस्था की गई है कि अनरिटन पोर्शन तो है कॉन्स्टिट्यूशंस के, जिसमें कि कॉमन रूल्स का है, कन्वेंशंस है, लेकिन अगर उसमें भी कहीं किसी इशू को लेकर कन्फ्यूजन होता है तो वहाँ पर उसको क्लियर करने के लिए कोर्ट एज ए इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर रहेगा और वो उसको इंटरप्रेट प्रॉपरली करेगा। थैंक यू।